नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। टर्प और बीपीएच हेल्थ से जुड़ी कई समस्याएं हैं, जिनमें प्रोस्टेट से जो जुड़ी ये समस्या है। प्रोस्टेट आज के दिन में देखा जाए तो काफ़ी गंभीर समस्या है, और इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है और इसके निदान क्या है, और कब टर्प जैसे मामलों में ऑपरेशन की बात आती है, कब ऑपरेशन कराया जाना चाहिए, क्या ऑप्शन है, बीपीए के क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं देश के जाने माने विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट और सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अमरेंद्र पाठक। डॉक्टर साहब, क्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। और साहब ये बताएं कि बीपीएच काफी टेक्निकल वर्ड है, बीपीएच है क्या और ये कब होता है? देखिए, बीपीएच का कंप्लीट फॉर्म है बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, और इसको हिंदी में हम लोग गदूद शब्द के नाम से जानते हैं जी। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है हम लोगों के शरीर में पेशाब के थैली मतलब यूरिनरी ब्लैडर और पेशाब का रास्ता मतलब यूरेथ्रा, उसके बीच में एक ग्लैंड होता है जिसका कि नॉर्मल वेट लगभग 18 से 20 ml होता है या ग्राम होता है जी। और इसका मुख्य काम जो सीमेन होता है, स्पर्म होता है, उसको न्यूट्रिशन देना है, जिससे कि सीमेन जब टेस्टिस में बनता है और जब तक वो फिर सेक्स करने के बाद फीमेल के वेजाइना में जाता है तो इस पीरियड में 2-3 दिन का टाइम या 1 दिन का टाइम लगता है। तो इस 1 दिन के टाइम में सरवाइव करने के लिए स्पर्म को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो उसके लिए ये न्यूट्रिशन देता है। तो ये सेक्सुअल लाइफ में जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसमें इसका मुख्य योगदान है। इसके अलावा हम लोगों के शरीर में इसका कोई बहुत उपयोग नहीं है। अमूमन 40 के बाद ये थोड़ा थोड़ा जैसे कि एजिंग प्रोसेस होती है, जैसे बाल सफेद होता है, वैसे ये भी बड़ा होता है। और अच्छा, जब पुरुषों की उम्र जब 40 के आसपास होती है तब इसके लक्षण सा शुरू होते हैं, एम आई राइट सर? हाँ हाँ हाँ, पुरुषों जैसे जैसे एज बढ़ता है और जैसे जैसे लोगों का बाल सफेद होता है वैसे वैसे इसका जो साइज है प्रायः बड़ा होता है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सबका बढ़ेगा, लेकिन प्रायः ये थोड़ा सा बढ़ता है और एज के प्रोपोर्शनेटली हल्का सा साइज इसका बढ़ता है। चूंकि हम लोगों के पेशाब का रास्ता इसी ग्लैंड के बीच से पास होता है, तो जब ये डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ा हो जाता है तो रास्ता संकुचित हो जाता है और इसके कारण पेशाब को बाहर निकालने में पेशाब के थैली को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जी। तो आपने जो बताया बीपीएच, उसका यही मेन फॉर्म है कि ये प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो गया और पेशाब के थैली से जो पेशाब निकलता है उसको निकलने में ये ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस करने लगा, जिसके वजह से पेशाब या तो पूरा निकलता नहीं है या धीरे धीरे निकलता है या निकालने के बाद थोड़ा बहुत बचा रह जाता है। इसी वजह से प्रोस्टेट का जो बहुत तरह का सिम्टम है वो होता है और हम लोग इसके इलाज में कोशिश करते हैं। सर, आज की जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, युवाओं की, तो क्या लाइफ स्टाइल या फिर कोई जेनेटिक्स रीजंस भी हैं बीपीएच के बढ़ने के पीछे? देखिए, जो अफ्रीकन है जी और उसमें बीपीएच से रिलेटेड अन्य बीमारियां जो हैं जैसे कि कैंसर प्रोस्टेट है, उसका थोड़ा सा आनुवंशिक उसमें हेरिडिटरी रोल है 10%, बट 90-95% इसका जो ये आनुवंशिक नहीं है, पिता से पुत्र में ट्रांसफर नहीं होता है और ये मेल डिजीज है, मुख्य तरह से पुरुष में ही होता है, फीमेल में नहीं होता है। इसीलिए जो इसका इनहेरिटेंस फादर से
सन में नहीं होता, ऐसा हम लोग नहीं देखे हैं। केवल कैंसर प्रोस्टेट के केस में जो अफ्रीकन लीनिएज के पॉपुलेशन है उसमें 10% में वो कैंसर प्रोस्टेट इनहेरिट होता है। एक आम आदमी से जुड़ा एक सा सवाल है कि क्या कोई ऐसा भी ये ऐसे जनरल साइन आते हैं या नॉर्मल कोई लक्षण आता है जिससे कि पहचाना जा सके बीपीएच को? देखिए, प्रोस्टेट का जो सिम्टम होता है जी ये इसके मल्टीपल सिम्टम है, जी लेकिन हम लोग इसको मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइड किए हैं। सर। एक तो होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम, जो पेशाब को बाहर निकालने में जो दिक्कत हो रही है उससे रिलेटेड सिम्टम। जी तो ये मुख्यतः 4 सिम्टम होता है। जी एक जी तो पेशाब का धार पतला हो जाना, जी दूसरा कि पेशाब धीरे धीरे निकलना, जी और पेशाब करने के समय में आदमी को स्ट्रेन, जोर लगाना पड़ता है, एब्डोमिनल जी प्रेशर का जोर लगाते हैं तब पेशाब निकलता है। हम्म, इसके अलावा पेशाब रुक रुक के निकलता है कि थोड़ा सा आया फिर रुका, फिर थोड़ा सा आया फिर रुका, इस तरह से पेशाब होता है। और पेशाब करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि मेरा पेशाब का थैली पूरा खाली नहीं हुआ। तो जी ये जो 4 तरह का सिम्टम है, जी सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, पुअर फ्लो, इंटरमिटेंसी मीन्स पेशाब आना रुकना, ये जो 3-4 सिम्टम है ये ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम, जो प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो गया उस वजह सर। से होता है। इसके अलावा 3 सिम्टम होता है जो कि इरिटेटिव होता है, आदमी के जी लाइफ स्टाइल को पुअर कर देता है, जैसे रात में 4 बार उठना, अब जी पेशेंट को नींद नहीं होगा। दूसरा कि आप पेशाब कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, अब आपको पेशाब लग गया और अर्जेंसी हो गई, अब आप बोलेंगे ड्राइवर को कि अभी रोको मैं पेशाब करूंगा तब चलना, तो दिस इज कॉल्ड अर्जेंसी, ये इरिटेटिव सिम्टम है। जी तो एक तो हो गया नौकचुरिया, रात में अननेसेसरी 4-5 बार पेशाब करने के लिए उठ रहे हैं, दूसरा एक अर्जेंसी है, और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी, आप दिन में काम कर रहे हैं, हर एक 1-2 घंटे में पेशाब करने के लिए जा रहे हैं, तो उससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रहा है। आप कहीं कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं, आपको बीच में पेशाब लग गया, नो यू गेट डिस्टर्ब। सो ये थोड़ा सा मॉर्बिडिटी बढ़ा देता है। और ओवरऑल ये जो 7 सिम्टम मैं बताया, 4 ऑब्स्ट्रक्टिव और 3 इरिटेटिव, इसके कारण आदमी का क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम हो जाता है, आदमी सर खिन्न एक रहता चीज। है अपने आप से। सर जी जी सर बताएं। हाँ, इससे खिन्न रहता है। तो जी प्राय लोग इसको, अभी जो कन्वेंशनल लोग हैं वो समझते हैं कि ये ओल्ड एज की बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये चीज गलत भ्रांति है, इसका इलाज होता है, और इलाज होने से ये 70-80% ठीक हो जाता है। आज से 20 साल 25 साल पहले सर। इस तरह का जब सिम्टम होता था तो जी लोग सर्जन के पास जाते थे और वो अल्ट्रासाउंड करके देखता था या लेट्रिन के रास्ते में फिंगर डाल के चेक करता था, बोलता था कि आपका प्रोस्टेट बड़ा हो गया। तो इसकी जानकारी उतनी विकसित नहीं थी और न इसका कोई फुल प्रूफ दवा था, तो जी लोग ओपन ऑपरेशन कर देते थे और उसके बाद भी बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं जी मिलता था, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी और ट्रेनिंग भी नहीं था और इंस्ट्रूमेंट भी इतने अच्छे नहीं थे, इतना ज्यादा रिसर्च भी नहीं हुआ था। लास्ट 25-30 साल में इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है और इंस्ट्रूमेंट नए नए आ गए हैं, टेक्निक नई नई आ गई, उससे आदमी का क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सरल हो गया। सबसे पहले तो मेडिसिन आए हैं नए नए, जो कि प्रोस्टेट के सिम्टम को एक पहले दिन से ही 40-50% कम कर देता है। दूसरा कि जो ऑपरेशन है उसका बहुत प्रेडिक्टेबल रिजल्ट होता है। और तीसरा कि इसका कॉस्ट भी धीरे धीरे कम हो रहा है, चूंकि अवेलेबिलिटी हो गई,
लोग MCH और DNB कर रहे हैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, प्लस और मीडियम क्वालिटी के इंस्टीट्यूट में भी अब ये ट्रेनिंग होने लगा है। इससे अब यूरोलॉजिस्ट की इजी एक्सेस आम आदमी को हो गया है, सरकारी अस्पताल में भी और प्राइवेट में भी प्रायः मिल जाते हैं यूरोलॉजिस्ट, और उनका सलाह से इस समस्या का निदान हो सकता है। सर, यूरिनरी ट्रैक की बात है, यूरिन पास करने वाली जो आप सारी चीज़ें बता रहे हैं इसमें कि कहीं न कहीं कनेक्शन है इसमें। तो इसमें एक मरीज़ जो डेली लाइफ़ में या फिर ओवरऑल हेल्थ की बात करें, तो ये किस हद तक इसके उनके हेल्थ को प्रभावित करता है, ये सारी चीज़ें सर कैसे करती हैं? देखिए, हेल्थ को तो ये प्रभावित करता है कि कोई अगर 60 साल का एक्टिव आदमी है और अगर वो दिन भर काम करके आया और 10 बजे 9 बजे सोने गया डिनर करके, खाना खा के, और उसको रात में अगर 4-5 बार उठना पड़ जाए पेशाब करने के लिए, तो वो ठीक से नींद नहीं ले पाया, फिर अगले दिन वो काम करने के लिए कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या है कि पेशाब रुक गया और उससे पेशाब के रास्ता में इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। तो सर। बहुत बार पेशेंट को फीवर, बुखार, पेशाब में खून आना, ये सब समस्या हो जाती है। तीसरा क्या जो सोसाइटी पे बर्डन है कि 70-80 साल, 90 साल के जो बुजुर्ग हैं, अब रात में वो बार-बार पेशाब करने के लिए उठ रहे हैं। जी। अब वो आधा सोए हुए हैं, आधा जगे हुए हैं। ऐसे में अगर वो टॉयलेट तक जाते हैं पेशाब करने के लिए, तो उनको गिरने का डर रहता है, और अगर वो उस उम्र में गिर गए, कोई हड्डी टूट गई, जांघ की हड्डी टूट गई या पैर का हड्डी टूट गया, तो ये उसके लिए बहुत बार टर्मिनल इवेंट हो जाता है, हो जाता है। क्योंकि उस एज में बहुत एफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं पुअर लोग, और अच्छा से इलाज नहीं हो पाता है, फिर वो उनकी मौत हो जाती है। इसलिए इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि कैसे इससे बचा जाए, इसके सिम्टम को कैसे रोका जाए, जिससे कि आदमी रात में 8 घंटा 10 घंटा आसानी ठीक से सो पाए, जिससे उसका दिन अगला दिन सुहावना हो, अच्छे से वो कंसंट्रेट कर पाए और उसका काम चल सके। सर, आपने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, आपके मैंने बहुत सारे सेमिनार वगैरह में अटेंड किए हैं, तो मैंने देखा है कि कई बार आप इन चीज़ों को बताते थे कि ये परीक्षण किया जाए, क्लिनिकली परीक्षण ये किया जाए, तो आखिर बीपीएच की पुष्टि के लिए आप क्या कहते हैं हमारे दर्शकों को, या हमारे जो दर्शक के माध्यम से जो मरीज़ भी सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देंगे, किस तरह का परीक्षण इसमें कराया जाना चाहिए ताकि पुष्टि हो सके कि बीपीएच से वो ग्रसित है या नहीं है? देखिए, हम लोग जो भी अब इलाज करते हैं, उसका जी। एक इंटरनेशनल गाइडलाइन बना है कि फर्स्ट कंसल्टेशन में हम लोग क्या-क्या देखें। क्योंकि जी। मरीज जो आते हैं, वो वेरियस ग्रेड में आते हैं। कोई मरीज इनिशियल स्टेज में आ जाता है, कोई इंटरमीडिएट स्टेज में आता है, कोई डिलेड स्टेज में आता है। तो उस हिसाब से हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके मतलब स्टेज ऑफ डिजीज किस स्टेज में है उसका कंफर्म करते हैं उसको, और फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट या 1-2 और टेस्ट करा के अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो इसको मैं 3 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। एक तो होता है कि चलता फिरता आदमी आ गया कि डॉक्टर साहब मुझे पेशाब में थोड़ी दिक्कत हो रही है, खास करके जाड़े के महीने में, और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, दिन में 1-2 बार एक्स्ट्रा जाना पड़ रहा है, रात में भी जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में हम लोग सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में ये देखते हैं कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर ये सब ठीक है, और प्रोस्टेट का साइज कितना है। और प्रोस्टेट के साइज के अलावा ये भी देखते हैं कि प्रोस्टेट ये इसका पेशाब करने के बाद कितना पेशाब इसमें बच रहा है, पोस्ट वाइड रेसिडुअल यूरिन बोलते हैं, ये कितना है। ये तो हम लोग अल्ट्रासाउंड में देख लेते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आदमी का जो रेसिडुअल यूरिन है, पेशाब करने के बाद जो बचता है, वो बहुत ज्यादा रहता है, और इस वजह से उसका जो पेशाब के थैली में जो बचा हुआ यूरिन है, उसके कारण किडनी को पेशाब जमा करने का जगह नहीं मिलता है, तो हल्का फुल्का सूजन उसमें हो जाता है और सर। किडनी भी कमजोर होने लगती है।
तो वो तो लास्ट स्टेज हो गया। उसमें हम लोगों का ये एक गाइडलाइन है कि अगर 150 और 200 से ज्यादा अगर पेशाब किसी का बच रहा है और प्रोस्टेट थोड़ा या बड़ा हो गया है साइज उसका, तो हम लोग उसमें कैथेटर डाल के उसको ड्रेन कर देते हैं। एक तो एम होता है कि उसका जो बहुत ज्यादा सिम्टम है उससे उसको रिलीफ मिलती है। दूसरा कि किडनी पे जो प्रेशर रहता है और किडनी खराब होने की जो संभावना है वो दूर हो जाती है। ये तो दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरा ग्रुप एक होता है जो कि पेशेंट लास्ट स्टेज में आता है इमरजेंसी में, कि उसको है प्रोस्टेट की समस्या, उसके कारण उसका किडनी कमजोर हो गया और वो उसके शरीर का जो बायोकेमिकल पैरामीटर है जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, सोडियम, पोटासियम, ये सब डिरेंज हो गया। तो ऐसे कंडीशन में तो हम लोग उसको एडमिट करके जांच करके फिर उसमें सबसे पहले कैथेटर डालते हैं जिससे यूरिन आना चालू हो जाए और उसके बाद उसका धीरे धीरे सिम्टम इंप्रूव होता है। तो एक तो अल्ट्रासाउंड हो गया। दूसरा ये चेक करते हैं कि इसमें यूरिन में इन्फेक्शन है कि नहीं, यूरिन टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें शुगर या प्रोटीन ये सब आ रहा है कि नहीं, पस सेल कितने हैं। तीसरा एक जो स्पेसिफिक टेस्ट है प्रोस्टेट के मरीज के लिए वो होता है यूरोफ्लोमेट्री, पेशाब का फ्लो टेस्ट करते हैं। वैसे तो चूंकि ये बीमारी बहुत धीरे धीरे होता है, 40 साल से शुरू होकर के बहुत मरीज 55 साल तक टॉलरेट कर रहा है, तो उसका जो धार पतला हुआ उसको वो नॉर्मल समझने लगता है। तो उसका हम लोग यूरोफ्लो करके देखते हैं कि अभी कितना यूरोफ्लो है। उसको फिर समझाते हैं कि जो चीज नॉर्मली आदमी में 20-25 होना चाहिए आपका 8 हो गया, 10 हो गया या 12 हो गया, इसीलिए आपका तकलीफ है। तो एक यूरोफ्लो करते हैं। प्लस प्रोस्टेट के अंदर कभी कभी कैंसर भी रहता है और उसका एक ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको हम लोग पीएसए बोलते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो ये टेस्ट करके हम लोग देखते हैं कि कहीं उसका शक तो नहीं है, क्योंकि 100 में से 5-10 मरीज में ये बढ़ा रहता है और उसका इलाज थोड़ा सा नॉर्मल प्रोस्टेट से अलग हो जाता है। तो एक तो हो गई ये कैंसर देखने की बात। दूसरा इसके अलावा और जो होता है सीबीसी, हीमोग्लोबिन, ये करा लेते हैं। और फर्स्ट स्टेज में इतना करने के बाद हम लोग ट्रीटमेंट प्लान कर लेते हैं। जो मैं आपको पहले बताया कि 4 होता है ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम और 3 होता है इरिटेटिव सिम्टम। तो इस 7 सिम्टम में 5-5 स्कोर दिया गया तो टोटल 35 स्कोर होता है। अगर किसी का स्कोर 8 से कम है तो उस केस में हम लोग ये सलाह देते हैं कि आप अभी दवा मत लो, ये माइल्ड सिम्टम बोला जाता है इसको। और उसमें हम लोग लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए बोलते हैं। हम लोग ये इंक्वायर करते हैं पेशेंट से कि ये पानी कितना पी रहे हैं। अगर वो 2 लीटर या 2.5 लीटर से ज्यादा पानी पी रहे हैं तो हम लोग ये सलाह देते हैं कि आप पानी कम पिए। और जो आप पानी पीते हैं वो दिन के समय में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पिए, उसके बाद कम पिए, तो आपका जो रात में पेशाब जाने की समस्या है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके अलावा चाय कॉफी भी कम लें शाम के टाइम में। तो ये तो फर्स्ट ग्रुप हो गया जिसमें कि हम लोग बोलते हैं आप दवा मत लो, केवल ये लाइफ स्टाइल चेंज करो, तो इससे आपका सिम्टम काफी रिलीफ हो जाएगा। दूसरा जो ग्रुप होता है उसमें स्कोर 8 से लेके 9 से लेके 17 तक होता है। 9 to 17 स्कोर अगर है ये चारों सातों सिम्टम का, तो उसमें हम लोग दवा देते हैं। और दवा जो है इसको हम लोग अल्फा ब्लॉकर बोलते हैं। और इसकी दवा और जो दमा के मरीज की दवा होती है सिमिलर काम करती है, लेकिन दोनों 2 ग्रुप के दवा है। एक जो है ये मसल को ब्लॉक कर देता, प्रोस्टेट के अंदर मसल होता है, उसके कैप्सूल में भी मसल होता है, तो उसको ये दवा रिलैक्स कर देता है। तो प्रोस्टेट का जो पेशाब का रास्ता जो प्रोस्टेट के अंदर से गुजरता है वो थोड़ा खुल जाता है और खुलने से उसका पेशाब आसानी से निकल जाता है। तो लेकिन इसकी जो हाफ लाइफ है इन दवाओं की वो 24 घंटे है, तो उसको हर एक दिन एक टैबलेट खाना पड़ता है। तो ये तो हो गया बीच वाले ग्रुप का दवाई।
और एक होता है जिसका 19 से 35 तक के रेंज में है, वो इतना उसको ज्यादा सिम्टम है कि वो कुछ भी दवा दो उससे उसका काम चलने वाला नहीं है, या पेशाब रुक ही गया, रिटेंशन में ही चला गया, आप पेशेंट हो ही नहीं रहा, आप कुछ भी दवा दे दो, पेशाब पेट फूल रहा है, पेशाब रुक नहीं रहा, तो उसमें हम लोग कैथेटर डाल को उसको सजेस्ट करते हैं कि आप इसका ऑपरेशन करा लो। और तब आती है टर्प की बात, टीओआरपी की बात। जी तो ये तीसरे ग्रुप वाले मरीज को हम लोग बोलते हैं कि आप टीआरपी कराओ। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में तो जो मैं 4-5 टेस्ट बताया, एक जी जी अल्ट्रासाउंड, एक यूरोफ्लोमेट्री, यूरिन टेस्ट, सीबीसी, और थोड़ा सा ब्लड शुगर के लिए आजकल हम लोग चेक करने लगते हैं 3 महीने वाला शुगर, HbA1c और सीरम पीएसए, इतना टेस्ट सफिशियंट है। जी लेकिन जब मरीज तीसरे कैटेगरी में है जिसमें ऑपरेशन करना चाह रहा है, तो इस टेस्ट के अलावा एनेस्थेटिस्ट सलाह देते हैं कि आपको एक ग्रुप ऑफ टेस्ट और कराना पड़ेगा, जिससे कि मैं इस मरीज का फिटनेस फॉर सर्जरी एश्योर करूंगा। कर तो ये सके, हाँ। टेस्ट होते हैं। सर सर्जिकल की बात तो ठीक है, क्या नॉन सर्जिकल कुछ उपाय भी हैं जिससे कि मरीज इस चीज को, बीपीएच को मैनेज कर सके? देखिए, आजकल इसका कुछ नॉन सर्जिकल इलाज आया है, जी जिसमें कि हालांकि छोटी मोटी सर्जरी तो करनी पड़ती है, इन द सेंस कि नॉर्मल टीओआरपी में या हॉल्मियम लेजर प्रोस्टेक्टोमी में हम लोग प्रोस्टेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हटा देते हैं, और वहां जी स्पेस बना देते हैं जहां से कि यूरिन आसानी से जाता है। जी जी लेकिन एक दो नई टेक्निक आई है, उसको यूरोलिफ्ट बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग दूरबीन के रास्ते एक स्प्रिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, मशीन सर। होता है, जो कि जी प्रोस्टेट के अंदर डाल के उसको ओपन कर देते हैं। सर। तो जो रुकावट वाला पोर्शन है, जहां फिजिकली प्रोस्टेट रास्ते को रोक रहा है, उसको वो एक्सपेंड कर देता है, तो पेशाब आसानी से निकलने लगता है। ये टेस्ट यूएसए में अभी मतलब इनिशियल 1-2 लाख मरीज में डाला है। हिंदुस्तान में भी 50-60 हजार में डला होगा, चूंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, बहुत लोग करते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्टेबिलिटी अभी फुल प्रूफ नहीं है। ये कभी माइग्रेट कर जाता है, कभी इन्फेक्शन होता है, कभी पेशेंट को जलन होता है। तो जब तक इसका लार्ज स्केल रिजल्ट नहीं आ जाता, और इसको डबल ब्लाइंडिंग स्टडी से हम लोग ये नहीं देख लेते कि ये कितना इफेक्टिव है, तब तक आम आदमी को वो रिकमेंड करना ठीक नहीं है। दूसरा एक पहलू होता है फिनेंशियल। ये इंस्ट्रूमेंट कॉस्टली होता है, क्योंकि अभी जी वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज से ट्रायल स्टेज में आया है। कर रहे हैं। तो हम लोग वो भी देखते हैं, और हम उसको ये नहीं कर सकते कि इससे तुम्हारा अगला 20 साल काम चल जाएगा, हो सकता है पहले ही उसको दिक्कत हो जाए। तो इन जी सब कारण से इन टेस्टों में अभी हम लोग उतनी रुचि नहीं दिखाते हैं। वो जो जी टर्शियरी सेंटर है, जैसे हम लोगों का गंगाराम हॉस्पिटल है, वहां जी पे कुछ डेडिकेटेड पेशेंट हैं जो बोलते नहीं मुझे यही कराना है। तो उस केस में हम लोग इसको ट्राई किए हैं, और रिजल्ट अभी अवेटेड है। जी इसके अलावा एक दो टेस्ट होते हैं जिसमें कि हम लोग उसको प्रोस्टेट को जेट ऑफ वाटर से डिस्ट्रॉय करते हैं, या थर्मल हीट से डिस्ट्रॉय करते हैं, या प्रोस्टेटिक आर्टरी को, जिससे कि प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो रहा है, उस आर्टरी को ही ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन सर। इन सब का रिजल्ट क्या है, मरीज को फायदा क्या है, वो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है। जो जी जी रूटीनली हजारों लाखों की संख्या में दुनिया में हो रहा है, वो अभी दो ही है। एक तो टीआरपी, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, जी और दूसरा कि हॉल्मियम लेजर प्रोस्टेक्टोमी। शुरू में जो लास्ट 10 ईयर पहले तो ये बहुत प्रचलित था हॉल्मियम लेजर, सर। खास करके जब ग्लैंड का साइज 10 गुना 15 गुना बड़ा हो जाए। मैं आपको बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज 18 से 20 ग्राम होता है, जी और जी अगर किसी का प्रोस्टेट 20 गुना बड़ा हो जाए, जी मतलब 200 ग्राम का हो जाए, 150 ग्राम का हो जाए, तो उसको टीआरपी से काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
तो उसमें होल्मियम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी होल्मियम भी बहुत रूटीन वे में यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन थोड़ा ज्यादा है और कॉस्ट भी नॉर्मल टीआरपी से ज्यादा है। इसलिए अभी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट टीआरपी ही है, और टीआरपी का फायदा यह है कि इस पे लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशन कम है। भले ही अगर बहुत बड़ा ग्लैंड मिलता है तो एक के बदले 2 बार में उसको जाके कर देते हैं, मरीज ठीक रहता है, और फिर अगला उसका 10 साल 20 साल 30 साल जो लाइफ है वो कंफर्टेबल है। शुक्रिया सर, आप क्लिक इंडिया में आए और अपने बेशकीमती अपना समय दिया। तो ये थे डॉक्टर अमरिंदर पाठक, जो देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं, फिलहाल गंगाराम हॉस्पिटल में वाइस चेयरमैन हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के, और आपने कई सारे सवाल हमसे किए थे। उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब के जो जवाब थे, जो उन्होंने जानकारियाँ दी, जो मूल्यवान उन्होंने दिशा निर्देश दिए, उससे आपको कई सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आप अपनी सेहत को बनाए रखें और कुछ ऐसे ही उपायों को, कुछ ऐसे सावधानियों को लेकर आप जीवन को बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही नए अंदाज में जीने की कोशिश करें। आप हमेशा स्वस्थ रहें और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।